हेलो एंड वेलकम टू वीटवाई में। आज की इस क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं पिछली वीडियो में। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहले हमें कंबस्शन पढ़ना है। कंबस्शन यानी कि जलाना है उसको। अब भाई आपको पता होगा कि जलाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है। किसी भी चीज को हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की। तो आप कार्बन को पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हीट एंड लाइट भी बनेगी वहां पर। आप कोई कार्बन का कंपाउंड ले लो, CH4 ले लो, उसको ऑक्सीजन के साथ आप हीट करो, तब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस H2O बनेगा प्लस हीट एंड लाइट। आप वहीं एक इथेनॉल ले लो, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ हीट करके, तब क्या होगा? फिर से वही CO2 बनेगा, H2O बनेगा, हीट एंड लाइट बनेगी। ठीक है, यानी कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे या फिर उनको जलाओगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर उसमें हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे उस कार्बन के कंपाउंड में तो क्या होगा? वहां पर H2O भी बनेगा, साथ में हीट एंड लाइट बनेगी। तो भैया हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केन्स को जलाते हो तब क्या होगा कि वो क्लीन ब्लू फ्लेम देंगे विदाउट स्मोक। वहीं अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर एल्कीन्स एंड एल्काइंस को जलाते हैं तो क्या होगा? येलो सूटी फ्लेम निकलेगी। सूटी यानी कि स्मोक के साथ में। ये नॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहा हूं। आप जैसे कि रूम में बैठे हुए हैं तो वहां पर अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाओगे तो क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगी बिना बिना स्मोक के। वहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उसी रूम में जलाओगे आप तो येलो सूटी फ्लेम निकलेगी विद स्मोक। ठीक है, लेकिन आप क्या करो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को नॉर्मल सिचुएशन की बजाय वहां पर ऐसी जगह पर ले जाओ उस हाइड्रोकार्बन को जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है। तब क्या होगा? वहां पर स्मोक निकलने लगेगा। और वहीं पर अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ऐसी सिचुएशन में आप जलाओ जहां पर ऑक्सीजन एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्लीन ब्लू फ्लेम उसके में निकलने लगेगी। अब भैया कुछ कार्बन्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि फ्लेम के साथ जलती हैं, कुछ विदाउट फ्लेम जलती हैं। फ्लेम वाला मैंने समझा दिया है, दो तरह से हो सकता है, या तो वहां पर विद स्मोक निकलेगा या फिर वो विदाउट स्मोक फ्लेम निकलेगी। विद स्मोक मैंने समझा दिया कब होगा, विदाउट स्मोक कब होगा मैंने समझा दिया। फ्लेम तभी निकलेगी जब उसमें कोई गैसियस सब्सटेंस होगा। वो गैसियस सब्सटेंस वेपराइज होता है जलाने पर, और जलने के बाद वो क्या होता है? वेपराइज हो जाता है। तो जब तक कोई गैसियस सब्सटेंस वेपराइज हो रहा है तब तक फ्लेम निकलेगी। जैसे ही वहां पर गैसियस सब्सटेंसेस का वेपराइजेशन बंद तो फ्लेम बंद। यानी कि विदाउट फ्लेम कब जलेगा? जब वहां पर कोई भी गैसियस सब्सटेंस है ही नहीं, तब विदाउट फ्लेम निकलेगा। आपने देखा होगा जो LPG स्टोव्स होते हैं या फिर जो केरोसिन स्टोव्स होते हैं उनमें इस तरह से छोटे छोटे छेद होते हैं बर्नर्स में। क्यों होते हैं? ताकि ऑक्सीजन गैस जो है इनमें जा पाए, और यहां से जो गैस आ रही है यहाँ पे LPG गैस जो आ रही है, LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, इनके साथ में यहां पर ऑक्सीजन मिक्स होती जाएगी। तो क्या होगा? ये तो एल्केन्स हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यहां पर ऑक्सीजन लगातार मिल रही है तो क्या होगा? क्लीन ब्लू फ्लेम देंगे ये। कभी कभी ये ऑक्सीजन इनलेट जो होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी।
अब है ये एल्केन ही अभी भी, ठीक है, एल्केन इस तरफ से आ रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पर धुआं छोड़ने लगता है, ठीक है, या फिर स्मोक देने लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया अब तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। सपोज ये अर्थ है, यहां पर आपका एक पेड़ खड़ा है, ये पेड़ कुछ समय बाद डेड हुआ, ये ऐसे गिर गया, ठीक है। आपको पता है हमारी अर्थ में डेनुडेशन चलता रहता है। डेनुडेशन यानी कि जो मिट्टी है एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जाती रहती है। तो ये पेड़ जो था, ये मिट्टी की लेयर्स के नीचे दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा। इसका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट खत्म हो चुका है ना। ये बस नीचे दबता जा रहा है लेयर बाय लेयर के साथ में। तो क्या पड़ेगा? इस पर प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो तुमको पता है हीट जनरेट होती है प्रेशर पड़ने पर। जब हीट जनरेट होगी तो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। डिसइंटीग्रेट होते होते ये फिर किस में बदल जाता है? कोल में बदल जाता है। यही चीज अगर जमीन में ना हो करके यहां पर पानी भी होता, ठीक है, हो सकता है कोई रिवर बेड हो या फिर सी बेड हो, जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले ही पेड़ पौधा हो या फिर एनिमल्स हो, वो नीचे दब जाए, तब क्या होगा? ये कोल की बजाय पेट्रोलियम में बदल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जितना भी पेट्रोलियम है वो रिवर बेड्स या फिर सी बेड्स में ही निकलता है। ऑक्सीडेशन, अगर हम कार्बन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करेंगे, आपने नॉर्मली देखा कि जैसे कि आप CH4 लेते हो, ठीक है, या फिर C2H5OH ले लो, इसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे और हीट करोगे, क्या होगा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा, हीट एंड लाइट बनेगी। ये नॉर्मल रिएक्शन होती है। लेकिन वहीं पर आपने क्या किया कि कुछ यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किए, जैसे ऑक्सीजन के साथ ही अभी भी रिएक्ट करवा रहे हो, बस यहां पर आपने क्या किया है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे डायरेक्टली गैस के साथ में नहीं जो एनवायरमेंट वाली ऑक्सीजन होती है उससे नहीं रिएक्ट करता है। आपने यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, अल्कलाइन KMnO4, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, फिर हीट करें, या फिर इसकी बजाय अल्कलाइन KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट की बजाय आप एसिडिफाइड ले लो K2Cr2O7, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब अगर इसको हीट करोगे ना, तो ये यहां पर एल्कोहल था, यहां पर पहुंचते पहुंचते ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड, ठीक है। यानी कि अगर आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और किसी एल्कोहल को हीट करते हैं, एल्कोहल में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया, उसको हीट करोगे आप, तो क्या मिल जाएगा आपको? एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह कौन काम कर रहा है? या तो ये ले लोगे अगर, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि यहीं से ऑक्सीजन मिल रही है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये इसमें ऐड होते चले जाते हैं। फिर अगला है एडिशन रिएक्शन भैया। आप क्या करो, आपने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, ठीक है, आपने इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करी या फिर इसमें फ्लो करवाई, साथ में निकेल नाम से कैटलिस्ट भी ले लिया। कैटलिस्ट क्या होता है भैया? कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि खुद रिएक्शन नहीं लेती है, खुद रिएक्शन नहीं करती है यहां पर, बट हाँ उसकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो तेज या धीमा कर देती है। तो निकल आप कैटलिस्ट की तरह ले रहे हैं, आपने हाइड्रोजन गैस यहां पर प्रोवाइड करी, तो क्या होगा? यहां पे शुरुआत में कैसा था? डबल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेटेड था, एल्कीन है ये। अब कैसा बन जाएगा? ये बना लेगा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये आमतौर पे वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स यानी कि रिफाइंड ऑयल जो होते हैं, रिफाइंड ऑयल आपने देखा होगा उनसे आजकल खाना बनता है। पहले डालडा से बना करता था, डालडा या फिर घी,
ये बहुत यूज होता था, अब रिफाइंड ऑयल यूज होता है। तो आप इस वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हो। वेजिटेबल ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं, इनमें आप निकल की प्रेजेंस रखते हो और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हो। तो क्या होता है, यहां पर ये एनिमल फैट्स में बदल जाते हैं, या फिर जो डालडा मैंने बोला ना, उस तरह से दिखने लगता है, ये घी की तरह लगने लगता है जब आप उसका हाइड्रोजनेशन करते हो। ठीक है, और ध्यान दो, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये आपके लिए हेल्दी हैं, बट जो एनिमल फैट्स या फिर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं ये आपके लिए अनहेल्दी हैं। तो ऑयल्स जिनमें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको ही आपको कुकिंग के लिए चूज करना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है भाई, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि आप कोई केमिकल कंपाउंड लो, आपने CH4 ले लिया, साथ में एक एलिमेंट लो, इनको रिएक्ट करवाओ, तो ये जो एलिमेंट है ना केमिकल कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा और एक नया कंपाउंड बना लेगा। ध्यान दो, ये ऐसे जितने भी एल्केन्स है ना, ये हम एल्केन्स की बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये एल्केन्स इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब कि रिएक्ट नहीं करते हैं आमतौर पे, लेकिन अगर आप यहां पे प्रेजेंस दे दो सनलाइट की, सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन करवाओ तो बड़े आराम से रिएक्ट कर लेता है ये। इसका नाम क्या देंगे हम, क्लोरोमेथेन। आपको नॉमेनक्लेचर में मैंने बताया था। CH4 हमने लिया मीथेन, इसकी होमोलॉगस सीरीज में कोई भी कंपाउंड ले लो, C2H6 ले लो, फिर साथ में आप Cl2 को रिएक्ट करो सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, C2H5Cl बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे चलती रहती है, और इस तरह से करके बहुत सारे कई तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अब इथेनॉल के बारे में हमको पढ़ना है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में। भैया इथेनॉल के बारे में समझ लेते हैं सबसे पहले तो इथेनॉल आमतौर पे जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, सभी को पता होगा, यही होता है अल्कोहल, जो आप जितनी भी ड्रिंक्स वगैरह होती है ना उनमें इथेनॉल ही मिक्स किया जाता है, कभी किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 20%, इस तरह से इथेनॉल मिक्स होता है उनमें। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है, मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है। ये इसके बारे में सिंपल सी बातें हो गई जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब ये ना एक अच्छा खासा सॉल्वेंट की तरह काम करता है, गुड सॉल्वेंट है। तो जितने भी मेडिसिन हैं, मेडिसिन जैसे कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप्स, या बहुत सारे टॉनिक्स हैं, उनमें इथेनॉल का यूज किया जाता है। इथेनॉल वाटर में भी मिक्स हो जाता है, इथेनॉल सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे कफ सिरप का मैंने बताया ना, तो आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा जो कि रम जो होती है, रम पिला देते हैं खांसी आने पर, कहते हैं कि ये दवा है, दारू नहीं है। ठीक है, और इथेनॉल सॉल्युबल होता है वाटर में, वो तो आपने देखा ही होगा यार, आपके कई सारे दोस्त वगैरह भी होंगे। अब ध्यान दो, इथेनॉल की हम बात कर रहे हैं, इथेनॉल स्मॉल प्रोपोर्शंस में ली जा सकती है, स्मॉल प्रोपोर्शन में, जैसे कि 5%, 10% ये चलेगा। बट अगर आपने मिथेनॉल यूज कर लिया, CH3OH, ये होता है हाईली पॉइजनस। ठीक है, इससे आपकी डेथ पक्का है भैया, डेड हो जाओगे आप। तो मिथेनॉल यूज नहीं करना है, इथेनॉल यूज करना है, अगर करना भी है, पहली बात तो करना मत। ठीक है, अब इथेनॉल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। इथेनॉल C2H5OH, इसको आप सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दो, क्या होगा, ये बना लेगा CH3, CH2 या फिर C2H5ONA, साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नाम देते हैं सोडियम एथॉक्साइड।
ये रिएक्शन मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि भैया सीधे सीधे हो सकता है पूछ ले। CH3CH2ONA। यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है जब भी सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम एथॉक्साइड के साथ में बन जाता है। आपको अगर याद हो, कोई भी मेटल है, खैर इसको भूल जाओ, वो पुरानी रिएक्शन है। अगर आप यहां पर किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करवाओ इसको, गर्म कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तब क्या होगा? आपको एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना सीखा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बनाना सीखा आपने। अब यहां पर जो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया ना आपने, उसको आप ऐसा समझ लो कि ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इथेनॉल के लिए, जो कि यहां पे अल्कोहल से वाटर निकाल देता है। जो शुगर केन होता है, शुगर केन में मोलासेस पाया जाता है। मोलासेस क्या होता है? जब आपने गन्ने को चूस लिया, जितना भी वहां पे सूखा कचरा बचा उसको मोलासेस कहते हैं। तो उसको आप फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें होता है एथेनॉल। आजकल हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो इथेनॉल को मिक्स करने की कोशिश कर रही है। लगभग 25% जितना भी पेट्रोल डीजल है उसमें इथेनॉल मिक्स करने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा खासा हीट और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। बारी आती है इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड CH3COOH है ना, तो इसको हम आमतौर पे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और एसिटिक एसिड ये क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप पार्ट है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है एक तरह का। आपने क्या किया? वाटर लिया, इसमें साथ में 5 से 8% एसिटिक एसिड मिला दिया। ये क्या कहलाएगा? ये विनेगर कहलाएगा। जब आप चाउमीन खाने जाते हो तो उसमें वो जो चाउमीन वाला बंदा है वो क्या डालता है? विनेगर डालता है। विनेगर और कुछ नहीं, वाटर के साथ में एसिटिक एसिड ही है थोड़ा सा, या इथेनॉइक एसिड ही है। ये प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज किया जाता है। जो अचार होता है उसमें आप इसको डालते हो, कहते हैं ना सिरका, ठीक है, हिंदी में सिरका कहते हैं, वो एक्चुअली में एसिटिक एसिड ही है। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना 290 K होता है, 290 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। तो जब आप इसको ठंडी जगहों पे लेके जाते हो ना, बड़े आराम से फ्रीज हो जाता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम होता है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब इथेनोइक एसिड किस तरह का एसिड है? मिनरल एसिड है या फिर ऑर्गेनिक एसिड है? ऑफ कोर्स ये ऑर्गेनिक एसिड है। मैं आपको एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि मिनरल एसिड जो होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक होते हैं। ये वीक और स्ट्रांग का कैसे पता चलेगा? जो भी अच्छे से आयोनाइज हो जाता है वो स्ट्रांग एसिड कहलाता है, जो अच्छे से आयोनाइज नहीं हो पाता है वो वीक एसिड कहलाता है। अब आपको पढ़नी है रिएक्शंस ऑफ CH3COOH इथेनोइक एसिड की। आप इसको इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ मिला दो। अल्कोहल आप ले लो C2H5OH। जब आप ऐसा करते हो किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां पे क्या बन जाएगा? एक एस्टर बनता है।
ये कहलाता है एस्टर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टर्स क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, स्वीट स्मेल होती है इनकी। ये परफ्यूम वगैरह बनाने में यूज किए जाते हैं। अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा दो, इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा दो, तो क्या होगा? ये वापस अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। जैसे कि आपने यहां पर CH3 COO C2H5 ये लिया, जो कि एक तरह का एस्टर है। आपने इसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ में, तो क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा भैया पहले तो, जो कि अल्कोहल है। साथ में CH3COO बन जाएगा। ठीक है, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा इथेनोइक एसिड का। इसको हम क्या कहते हैं? इसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। और ये जो आपको मिल गया CH3COO ये क्या है? ये सोप है एक तरह का। ठीक है, क्या? CH3COO ये एक तरह का सोप है। अगर आप इसको बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हो, इथेनोइक एसिड को बेस के साथ में, CH3COOH प्लस आपने यहां पर NaOH ले लिया, तब क्या होगा? ये फिर से वही CH3COO बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो यहां पर साथ में वाटर बन जाता है। बस यही एक अंतर है। अंतर क्या है? कुछ भी नहीं है। देखो यार, ये सैपोनिफिकेशन ही तो है। ठीक है, अगर आप CH3COOH को रिएक्ट करवाते हो कार्बोनेट से या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से, Na2CO3 या फिर NaHCO3, तब क्या होगा कि पहले तो सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा एक, यहां पे सोडियम है ना, सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा CH3COO के साथ में। और साथ में H2O बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। यहां पर भी सेम केस है, कार्बन डाइऑक्साइड। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की बात करते हैं। सोप्स क्या होते हैं? जो भी डर्ट है, डस्ट है, उसको निकाल देते हैं आपके कपड़ों से। कैसे निकालते हैं? आपने अभी देखा था ना, CH3COO बना था। तो ये समझ लो कि जो सोडियम वाला जो पार्टिकल है ना, सोडियम वाला जो पार्टिकल, वो आयोनाइज होता है, और आयोनाइज होकर के जितना भी यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो अपने साथ में खींच ले जाता है। जो सॉल्युबल पार्ट्स हैं वो तो वाटर में घुल ही जाते हैं, उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो इनसॉल्युबल पार्ट है उनको निकालना मुश्किल पड़ता है। उनके लिए फिर कौन हेल्प करता है? ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। और उनका यहाँ पर सोडियम वाला या फिर जो आयोनाइज वाला पार्ट है वो इनको अपने साथ बहा ले जाता है, और आपका जो क्लॉथ है वो साफ हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? माइसेल कहते हैं, माइसेल्स कहते हैं। ठीक है, क्लीनिंग के दौरान ही ऐसा होता है।